नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। पूरा दिन चली खबरें खुद का परिचय कुछ ऐसे देती हैं, जहां पर कुछ खबरें खुद को ब्रेकिंग खबर बताती हैं तो कुछ खुद को सुपरफास्ट में शामिल करती हैं। कुछ खबरें पैकेज में आती हैं तो कुछ खबरें आम होती हैं तो कुछ खबरें खास। लेकिन हर खबर के अंदर छिपी होती है एक खबर जो शायद नजरअंदाज होती रही है। और इन्हीं खबरों पर खबरदार करने के लिए हम रात 9 बजे आते हैं, जहां पर हमारी कोशिश होती है कि बात हो आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति की जो लोकतंत्र की मशाल लिए खड़ा है। ऐसे में आइए बिना देर किए शुरू करते हैं 9 PM स्पेशल की, जहां पर सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी के सेल्फ गोल की। वो सेल्फ गोल जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए सेट गोल में तब्दील कर दिया। फिलहाल हालात यह है कि कांग्रेस जिस मुद्दे को लेकर आती है, बीजेपी उसे अपना बना लेती है। ऐसे में कांग्रेस के पास बचता क्या है, इस पर करेंगे बात। साथ ही बात होगी पीएम मोदी के मिशन साउथ की और समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी के 400 पार वाले नारे में साउथ का रोल कितना शामिल है। और अगर बीजेपी ने साउथ को साध लिया तो ऐसे में क्या बीजेपी देश के चुनावी इतिहास में इस बार एक बड़ा बेंचमार्क सेट करने जा रही है। इसके बाद बात होगी चुनावी चंदे की और इसी के साथ राजनीतिक दलों के अजीबोगरीब बहानों की। साथ ही ये भी जानेंगे कि एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर क्या कह दिया है कि उसे ओवरटाइम करना पड़ सकता है। और आखिर में आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि सीमा के उस पार पाकिस्तान के कब्जे वाले हमारा कश्मीर कितना पीछे रह गया और सीमा के इस पार वाला कश्मीर कितना आगे निकल चुका है। तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं, खबरों को तफसील से जानते हैं और सबसे पहले बात देश की सियासत की करेंगे और देश की सियासत में छिड़े हुए शक्ति संग्राम का एक क्लीन एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की गाड़ी परिवार की गली से होती हुई आज शक्ति की सड़क पर आ चुकी है। जाहिर है कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट वायरल है, हर तरफ उनके भाषण की चर्चा भी हो रही है। राहुल गांधी शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे के अंदर चुनाव की चर्चा शक्ति वर्सेस शक्ति पर लाकर खड़ी कर दी है। प्रधानमंत्री ने शक्ति को महिलाओं और बेटियों से जोड़ा है तो राहुल गांधी ने शक्ति को आरएसएस से जोड़ दिया है। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के सेंटर में शक्ति शब्द छाया हुआ है। लोग अपने अपने हिसाब से इस मुद्दे का मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के शक्ति के चुनावी संस्करण पर क्या शब्द आ रहे हैं, आपको वो सुनवा देते हैं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। शक्ति से लड़ना है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एक छोर पर जनता अपने मुद्दों के साथ खड़ी है तो दूसरे छोर पर राजनीतिक दल अपने मुद्दों के साथ खड़े हैं। यहां पर अभी तक प्लस में बीजेपी है, क्योंकि वो खुद के मुद्दे गढ़ नहीं रही बल्कि विपक्ष के मुद्दों को ही अपने पाले में लाकर खड़ा कर दे रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी हो या फिर मोदी के परिवार का सवाल हो या फिर अब शक्ति से लड़ने की बात हो। इन सभी मुद्दों का ब्लूप्रिंट तो विपक्ष ने तैयार किया, लेकिन सही दिशा में एग्जीक्यूट बीजेपी ने कर लिया है। फिलहाल जो विपक्ष कर रहा है उसे सियासी भाषा में सेल्फ गोल कहते हैं। अब ऐसे में यह तय करना भी जरूरी हो जाता है कि यहां पर कांग्रेस हल्का मुद्दा लेकर आती है या फिर बीजेपी मुद्दे को भारी बनाना जानती है। ऐसे में ज्यादा इधर उधर नहीं,
राहुल गांधी का कल का भाषण ही एक बार फिर से सुन लेते हैं और इस भाषण के 3 अहम चंक हमारे प्रोड्यूसर ने आपके लिए निकाले हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं और यह समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के युवाओं को यह बात समझनी होगी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। कोई और कहता है ये सब लोग एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। नहीं, हम एक व्यक्ति के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। ना हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ना हम एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कॉन्क्लूड करते समय राहुल गांधी ने ये बातें कही। यहां पर वो थोड़े दार्शनिक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हम सब एक राजनीतिक दल के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सच नहीं, गलत है। हम राजनीतिक पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं। हम एक व्यक्ति, बीजेपी या मोदी के खिलाफ भी नहीं लड़ रहे हैं। यहां तक भी ठीक था, लेकिन अचानक से वो कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि वो शक्ति क्या है। अभी राहुल गांधी शक्ति को समझा ही रहे होते हैं कि उसके पहले ईवीएम आ जाता है और फिर वो कहते हैं कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, राजा की आत्मा हर संस्था में है। ईडी, सीबीआई, आईटी में है और इसी तरह राजा की आत्मा हिंदू धर्म की शक्ति को बिना तार्किक रूप से जोड़े ईडी, सीबीआई और आईटी पर आ जाते हैं। यहां पर श्रोता, सुनने वाला कंफ्यूज हो जाता है। यहां पर अगर हिंदुत्व से जोड़े बिना भी राहुल गांधी आगे बढ़ गए होते तो इसमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर शक्ति की जगह राजा की ताकत बोल जाते तो भी चल जाता, लेकिन हिंदू धर्म का नाम लेकर वो फंस गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी के हिंदुत्व और हिंदू वासियों में फर्क समझाने की कोशिशें नाकाम होती रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति के बहाने हमले की धार सिर्फ कमजोर करने की कोशिश नहीं की, बल्कि निशाना ही पूरी तरीके से पलट दिया है। अब सिचुएशन यह है कि राहुल गांधी ने जो बात बीजेपी को निशाने पर लेने के लिए कही थी, अब वही बात राहुल गांधी की टीम उसी पर उनका बचाव करती हुई नजर आ रही है। बात यह है, दो तरह की शक्तियां होती हैं। एक असुर शक्तियां होती हैं, दूसरी देव शक्तियां होती हैं। असुर शक्तियां वो होती हैं जो असत्य, अहिंसा, नफरत और लोगों पर अत्याचार करते हैं। असुर शक्तियां आज मोदी जी की सरकार में विद्यमान है। और देवी शक्तियां वो होती हैं जो अन्याय के खिलाफ न्याय मांगती हैं। तो राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का उल्लेख किया है और देवी शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। प्रधानमंत्री बिलबिलाए हुए घूम रहे हैं। पूरी की पूरी भाजपा अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रही है। कल जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं।
अब जहां पर राहुल के भाषण पर उनकी ही टीम जवाब दे रही है, तो वहीं बीजेपी राहुल के भाषण पर राहुल को घेर रही है। शक्ति का मुद्दा पूरी तरीके से बीजेपी ने ओवरटेक कर लिया है। अब यहां पर बात यह भी होनी चाहिए कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के सामने मुख्य विपक्षी खेमा कांग्रेस बार बार सेल्फ गोल कर ही क्यों रहा है। राहुल गांधी के भाषण में शक्ति शब्द का जिक्र करने की जरूरत क्या थी, और अगर किया भी था तो इसे हिंदू धर्म से जोड़ने की जरूरत क्या थी। और अगर कांग्रेस ने थोड़ी सी भी रिसर्च कर ली होती तो उन्हें यह पता लगता कि प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कोर में ही शक्ति की शक्ति है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा देती हूं। 1989 में बीजेपी ने गुजरात में लोक शक्ति यात्रा निकाली थी और इस यात्रा को लीड कर रहे थे नरेंद्र मोदी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की जा रही थी। इस यात्रा के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने टर्म दिया था प्रगति तू पंचामृत शक्ति, जहां ज्ञान शक्ति, जनशक्ति, जल शक्ति, रक्षा शक्ति और इसके साथ ही ऊर्जा शक्ति का जिक्र किया गया था। अपनी पॉलिसीज में प्रधानमंत्री मोदी आज भी शक्ति कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल अपने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में करते हैं, जैसे कि नारी शक्ति, युवा शक्ति, गति शक्ति आदि। अब जो शब्द पहले से आपके विरोधी को शक्ति देता रहा हो, क्या उसका इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जा सकता है? यह सवाल है। राहुल गांधी की लाइन क्लियर हो ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन क्लियर है। लाइन है अब की बार 400 पार। दिल्ली की सियासत को उत्तर की नजर से देखने वाले कहते हैं कि मुश्किल नहीं होगा, लेकिन दक्षिण कहता है कि कहानी अभी बाकी है। इसी कहानी को अपने हिस्से की कहानी बनाने में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब की बार 400 पार के नारे के साथ प्रधानमंत्री मोदी का विजय रथ दक्षिण भारत में निकल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन और 120 घंटे के विजय अभियान पर निकल चुके हैं और इस बार के चुनाव में पीएम मोदी का पूरा फोकस दक्षिण पर इसीलिए है क्योंकि तमिलनाडु में 39, केरल में 20, तेलंगाना में 17, तो आंध्र प्रदेश में 25 और कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। और इन पांचों राज्यों की सीटों को अगर आप मिला लेंगे तो लोकसभा की 129 सीटें हो जाती हैं। ऐसे में अगर बीजेपी यहां से अधिक सीट निकालने में सफल हो जाती है तो वो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल भी कर सकती है। पीएम मोदी ने 120 घंटे में 129 सीटों को कवर करने का एक एक्शन प्लान तैयार किया। पीएम मोदी मिशन साउथ के अपने मिशन पर आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के शक्ति वाले स्टेटमेंट को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों ले लिया है। कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। कांग्रेस के पास विकास का एजेंडा नहीं, इसलिए वो तरह तरह के हथकंडे आजमाती है। कांग्रेस का पहला हथकंडा है झूठ बोलो। अपने झूठ को ढकने के लिए नए झूठ बोलो। कांग्रेस का तीसरा हथकंडा है जब पकड़े जाओ तो अपनी करतूतों का ठीकरा दूसरों के सर पर फोड़ दो। अब प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ को अगर समझा जाए तो सबसे जरूरी इसमें पॉइंटर्स हैं कि 2019 में बीजेपी को साउथ में कुल 29 सीटें मिली थी और वोट शेयर 17.82% का था।
साल 2014 में बीजेपी को दक्षिण में कुल 21 सीटें मिली और वोट शेयर 15.42% था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का टारगेट सेट कर दिया है। अयोध्या के माहौल में बीजेपी को उत्तर, पूरब, पश्चिम में सेफ लगती है, लेकिन दक्षिण को जीते बगैर 400 का लक्ष्य पाना मुश्किल सा नजर आता है। और यही वजह है कि पीएम मोदी लगातार साउथ के समीकरण साधने में लगे हुए हैं। साल 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थीं और वोट शेयर 31% का था। वहीं 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली थी और वोट प्रतिशत 37.36% का था। 2024 के लिए बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट शेयर और 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। बीजेपी को 2019 से 12.64% ज्यादा वोट चाहिए और इसके लिए ही बीजेपी दक्षिण में बड़ा दांव चलती हुई नजर आ रही है। आइए आपको यह भी समझा देते हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनके जरिए पीएम मोदी दक्षिण को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें आती हैं और अब तक यही कहा जाता रहा कि बीजेपी के लिए दक्कन का द्वार कर्नाटक है। दरअसल कर्नाटक ही दक्षिण भारत का वो पहला राज्य है जहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। लेकिन तेलंगाना के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये कहा कि तेलंगाना दक्षिण का द्वार है, तो उससे यह साबित हुआ कि अब तेलंगाना के आश्रय बीजेपी दक्षिण भारत में अपना प्रसार करेगी। अब जरा आप ये समझिए कि बीजेपी को तेलंगाना से उम्मीद क्या है। दरअसल देश की राजनीति को करीब से जानने वाले ये जानते हैं कि जहां जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत होती हैं, वहां पर बीजेपी की डगर मुश्किल होती है। लेकिन जहां पर बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से है, वहां पर सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को फायदा मिलता है। तेलंगाना में बीआरएस अब कमजोर हो चुकी है और अब उससे टकराना बीजेपी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। सत्ता में कांग्रेस है और राष्ट्रीय स्तर पर उसे चुनौती देना और हराना बीजेपी के लिए आसान रहा है। अब बात कर्नाटक की करते हैं, क्योंकि कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद इस पर सवाल खड़े हुए और यहां पर बीजेपी को अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में बीजेपी की रिसर्च टीम जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से लगी हुई है। जानकारी के अनुसार बीजेपी कर्नाटक में मौजूदा 25 सांसदों में से 11 से 12 सांसदों का फीडबैक जो उनका आया वो ठीक नहीं है, यानी कि इन सांसदों का टिकट कट सकता है। और इसके अलावा बीजेपी यहां पर जेडीएस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है ताकि विधानसभा में हुए नुकसान को कुछ कम किया जा सके। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है। साल 2019 में बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिली थी। अब सवाल यह है कि तमिलनाडु में बीजेपी के लिए होप क्या है। तमिलनाडु में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के नेता सनातन धर्म, हिंदी भाषा और प्रभु श्री राम को लेकर सवाल खड़े करते हैं, उससे कांग्रेस भी असहज दिखती है और बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा भी बनाया। प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में अक्सर इस मुद्दे पर बोलते रहे और भगवान श्री राम का जिक्र भी करते रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के हाथ अब शक्ति का साथ भी लग चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात इलेक्शन कमीशन की करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रविवार को इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक नई जानकारी सार्वजनिक की थी और इस डेटा में बताया गया कि किस पार्टी ने किस कंपनी या फिर व्यक्ति से कितना पैसा भुनाया, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया। लेकिन यहां पर भी एक पेच फंस गया है। ज्यादातर पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम ही नहीं बताए। कुछ दलों ने अजब गजब दावे भी किए, उनके बारे में हम बात जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुल चंदे का आंकड़ा आपके सामने रख देती हूं। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को जो कुल चंदा मिला वो है 16,478.6 करोड़ रुपए। इसमें सबसे ज्यादा सांसदों वाली बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला। वहीं एक राज्य में सरकार बनाने वाली टीएमसी पार्टी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चंदा मिलने के साथ खड़ी है और इसके बाद कौन आता है? कांग्रेस। चंदे की इस कहानी के पीछे से ही सियासत तेज है। तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से
एसबीआई को फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि इस मामले पर डिटेल्ड खुलासा 21 मार्च तक करे। मतलब ये कि जितनी भी जानकारी है उसको साझा कर दे। दूसरा, इसके साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिखने वाले यूनिक बॉन्ड नंबर भी जरूरी हैं और उनकी जानकारी भी साझा कर दी जाए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसको लेकर हलफनामा दायर किया जाए। और चौथा, इस पूरे मामले में एसबीआई के पास जो कुछ भी है वो सार्वजनिक कर दिया जाए, यानी कि कुछ भी छिपाया ना जाए। और पांचवा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई कुछ भी चयनात्मक न रखे, यानी कि कुछ भी ऑप्शनल न रखे। वहीं चुनावी चंदे को लेकर हर पार्टी का बयान कुछ बिखरा बिखरा सा है। मसलन बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी दिलचस्प कहानी सामने आई। जेडीयू का कहना है कि किसी अनजान शख्स ने पार्टी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। पार्टी का कहना है कि 3 अप्रैल 2019 को किसी अनजान शख्स ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर एक सील बंद लिफाफा दिया और इस लिफाफे को जब खोला गया तो उसमें 1-1 करोड़ के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड पाए गए। और इसके बाद जेडीयू ने पटना के एसबीआई मेन ब्रांच में खाता खोलकर इन सभी इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करा लिया। अच्छा, दूसरी तरफ टीएमसी ने चुनाव आयोग को दिए हुए अपने आवेदन में कहा है कि उसे मिले अधिकांश बॉन्ड गुमनाम रूप से उनके कार्यालय में भेजे गए, या फिर ड्रॉप बॉक्स में कोई डाल गया, या फिर कोई ऑफिस में ऐसे ही छोड़ गया, जिससे उसके लिए खरीदारों के नाम और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सुनिश्चित करना असंभव सा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चली हुई लंबी सुनवाई के दौरान सभी राजनीतिक दलों को मिले हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में एसबीआई से जानकारी मांगी गई थी और पूरा का पूरा डेटा चुनाव आयोग को सौंपे जाने के आदेश कोर्ट ने दिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि यह डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और उसके बाद एसबीआई ने ऐसा किया भी था।